हेलो डे स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 7 की विंड चाइम्स की बुक इंग्लिश की उसमें जो थर्ड स्टोरी है द मीटिंग पूल, उसको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरी में क्या दिया गया है। टाइटल है यार द मीटिंग पूल मीन्स ऐसा पूल, ऐसा तालाब जहाँ पर आकर लोग मिलते हों। तो किन के मिलने की बात है और ये मीटिंग पूल क्यों है, इसका स्टोरी से क्या संबंध है, वो हम अब देखेंगे। और इसकी थीम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तो हमें कुछ रिलेशंस तो ऑलरेडी मिल जाते हैं, हमारे पेरेंट्स और बाकी जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जो हम खुद बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर, वी आर द इन्वेंटर ऑफ आवर रिलेशन कॉल्ड फ्रेंडशिप। और बचपन की फ्रेंडशिप का तो कहना ही क्या है। हम कितने वादे भी करते हैं, वो वादे कई तो हम खुद नहीं पूरा करते हैं और कुछ हम बचपन में कर लेते हैं, लेकिन समय की मार ऐसी पड़ती है, समय चेंज ऐसा लेके आता है, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, कि हम अपने जो वादे हैं उन्हें पूरे नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बचपन की दोस्ती, वो मौज मस्ती, वो एक यादें बन के रह जाती हैं आगे चल के जब वी आर ग्रोन अप। तो द चाइल्डहुड नेवर रिटर्न्स। हालांकि जो समय बीत गया तो लौटता नहीं है, बट जो बचपन की, जब हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होती, हम केयर फ्री यहाँ वहाँ घूमते हैं, कूदते हैं। और देखिए, फ्रेंडशिप तो इतना प्यारा रिश्ता होता है कि हमारे पेरेंट्स कितने भी अच्छे हों, कितनी भी हमारी केयर करते हैं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड से दूर करते हैं, हमें फ्रेंड से मिलने से रोकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब वी लव आवर फ्रेंड्स मोर देन एनी अदर रिलेशन, ऐसा होता है ना। और कुछ लोगों की बचपन की दोस्ती तो जीवन भर रहती है। तो चलिए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और जो खाम हो गई है, वैसे भी कैमरे में हम लाइव बराबर नहीं रह सकते, लेकिन बीच बीच में हम आते रहेंगे। चलिए लेट्स एंटर इनटू द स्टोरी। फ्रेंड्स होल्ड द क्लोजेस्ट स्पॉट इन आवर हार्ट्स। हमारे दिलों में दोस्तों का एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है। स्पॉट का मतलब जगह। हमारे दिल में उनकी स्पेशल जगह होती है। जो लोग इसे एक प्रकार से ट्रांसलेशन के माध्यम से कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा ट्यूटोरियल होगा। दे कैन लर्न फॉर्मिंग सेंटेंसेज। मुझे भी जो हो सके कि मैं हेल्प एक करता रहूँगा यहाँ पे बीच बीच में। फ्रेंड्स का हमारे हृदय में बहुत ही, हमारे हार्ट में बहुत ही क्लोज एक जगह होती है। दे इनकरेज अस। इनकरेज का मतलब होता है भाई हमारी हिम्मत बढ़ाना। हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारे दोस्त हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं टू ट्राई थिंग्स वी कैन नेवर इमेजिन डूइंग। जो हम कभी करने की सोच भी नहीं सकते, उसे भी हमारे दोस्त, मतलब जो बचपन की फ्रेंडशिप होती है, जो बचपन में जो लोग होते हैं ना, वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं चीज़ों को, नई नई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ 2 दोस्त 3 दोस्त इकट्ठा मिल जाए तो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वही है कि हमारे दोस्त हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, जो हम नहीं भी कर सकते उसके लिए करने के लिए प्रेरित करते हैं। और चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जो हमारे बचपन के जो दोस्त होते हैं वो हमारे जीवन भर के दोस्त होते हैं। ऐसा इसलिए है ना कि मान लीजिए आप क्लास 1-2 में पढ़ रहे हैं, वो फ्रेंडशिप आपकी, और पता चला आप जो है 50-60 साल के हो गए और तब तक वो फ्रेंडशिप है, तो उस फ्रेंडशिप की उम्र ज़्यादा होगी ना। पता चला आप कॉलेज गए और 20 साल की उम्र में आपने किसी से फ्रेंडशिप की, तो वो 20 साल से 60 साल के बीच में 40 साल की फ्रेंडशिप है। लेकिन जो आपने 10 साल में की थी, सोचिए वो 50 साल की फ्रेंडशिप है। तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग फ्रेंडशिप इज़ आवर चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? भाई मैं तो एग्री करता हूँ। अब आप करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम। वॉट डू यू थिंक इज़ मिसिंग इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में कौन सी चीज़ मिस है एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इसमें यू मिस है, मतलब रीयूनियन का मतलब होता है जहाँ पर लोग फिर मिलके एक होते हैं। तो और क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि हाउ ऑफन डू यू मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स। आप अपने पुराने दोस्तों से कितना मिलते हैं? खासकर जैसे मैं अभी, एज है मेरी काफ़ी हो चुकी है, तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मतलब कितना मिलता हूँ। तो भाई मेरे तो स्कूल के डेज़ के कोई दोस्त ही नहीं है यहाँ पे। तब फ़ोन हुआ नहीं करता था, कोई कोई कनेक्शन बन नहीं पाया। लेकिन आज की तारीख में तो आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी का सहारा है। यू कैन कीप योर फ्रेंडशिप अलाइव थ्रू सोशल नेटवर्किंग, थ्रू कॉल्स एट्सेट्रा। तो मेरे साथ तो भाई दिक्कत है। वुड यू रेदर मेक न्यू फ्रेंड्स और बी इन टच विद ओल्ड वंस? तो क्या आप नए फ्रेंड्स बनाना पसंद करेंगे या पुराने फ्रेंड्स के बीच में ही रहना पसंद करेंगे विद ओल्ड वन डिस्पाइट मूविंग टू ए न्यू सिटी? मान लीजिए आप नए शहर में चले जाते हैं, तो क्या वहाँ नए दोस्त बनाना पसंद करेंगे, जो पुराने दोस्त हैं उन्हीं के टच में रहना पसंद करेंगे? तो डिस्कस करना है। तो भाई देखिए, मेरा तो मानना यह है कि व्हेन वी गो टू अ न्यू प्लेस, तो वहाँ हम कुछ दिन रहेंगे तो निश्चित है कुछ फ्रेंड्स तो बनेंगे, बट आवर नियर एंड डियर वंस कुछ और होते हैं। दुनिया में दोस्त बहुत होंगे लेकिन हमारे क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, और अक्सर जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स ही होते हैं। ठीक है।
वी डिडंट रियलाइज़, हमें इस चीज़ का आभास नहीं था, एहसास नहीं था, वो मेकिंग मेमोरीज़ कि हम लोग तो यादें बना रहे हैं जो जीवन में हमें याद आएंगे। वी जस्ट न्यू वी वर हैविंग फन, हमें तो बस इतना पता था कि हम लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम खेलते कूदते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ हमारी जीवन की बन जाती हैं जो आगे चल के हमें याद आता है, यार तब क्या किया था, यार पता है उस समय क्या था, उस समय क्लास में पता है टेस्ट हो रहा था तो यार हम लोग नकल करने की कोशिश करते, मैडम पकड़ लेती थी बार बार। मतलब सो मैनी स्टोरीज़, it was fun for us, but really they were memories that were going to last in our heart through our life. तो ये चीज़ है कि वी मेक फ़न बट दे बिकम स्टोरीज़। तो ये छोटे छोटे बच्चों की जो दोस्तों की कहानी है, आप सबकी उम्र की कहानी है। और हाँ, ये जो है ये एक डायलॉग है, और ये विनी द फू जो स्टोरी है जो ए मिल ने चिल्ड्रन के लिए लिखी थी। उन्होंने विनी द फू एक बियर है, मतलब टेडी बियर, और अपने दोस्तों में वो उतना इंटेलिजेंट तो नहीं होता बट फ्रेंडली बहुत होता है, दोस्तों से मस्ती करता है, पिग है, डोंकी है, और हाँ लड़का भी है और क्रिस्टोफर रॉबिन। तो इन सब की फ्रेंडशिप पे आगे भी काफ़ी स्टोरीज लिखी गई है। विनी द फू एक फिल्म भी बनी है डिज्नी पे, आप ढूंढिए, आप देखिए उसको तो आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें कहानी में ये कहता है विनी द फू कि जो टेडी बियर जिसका नाम होता है विनी द फू, वो ये कहता है कि यार हम लोग तो फ़न करते थे, मस्ती करते थे, मौज मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये यादें हैं जो हम यादें बना रहे हैं। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है जो कि ब्रिटिश डिसेंट के थे, मतलब इंडियन तो नहीं थे पर इंडिया में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा, और 1934 में इनका जन्म हुआ था। और जब हम ये स्टोरी मैं आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो भी वो जीवित है। मसूरी में रहते थे वो। बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा है ना, काफ़ी कुछ, और पद्म भूषण से उन्हें 2014 में नवाजा गया। और उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा स्टोरीज़ लिखी हैं और अभी भी लिखते हैं, थ्रिलिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो उनके बच्चे या बड़े जो भी पहाड़ी जो भी स्टोरी पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको, थ्रिल महसूस करते हैं, रोमांच महसूस करते हैं। और नेचर से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें भी आपको पूल जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना ही है कि तालाब बनना कैसे बनना वो हम देखेंगे। हिज मोस्ट रिनाउंड वर्क इंक्लूड्स, ये सब इनका लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए सब इनके जो वर्क है, वर्क मतलब जो उन्होंने लिखा है, तो उनकी बुक नॉवेल्स का नाम है नाउ। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। इट वॉज सोमीज आइडिया दैट वी शुड मीट एट द पूल इन 10 years टाइम। ये शोमी का आइडिया था कि हम आज से 10 साल बाद हम इसी पूल पर मिलेंगे, मतलब मीटिंग पूल इस टाइटल है ना इस स्टोरी का, इस तालाब पर ही हम मिलेंगे। When we are men, जब हम लोग मैन, देखिए मैन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, दैट when we are grown up. He said we must come back to this place, और तब हम यहाँ पर लौटकर इसी जगह पर आएंगे। दिस प्लेस का मतलब यही जो पूल है। तो ये सोमी ने कहा और पूल पर मिलने की बात की, और कब, जब हम बड़े हो जाएंगे और इसी प्लेस पर आएंगे। तो यहाँ पर जो ही है वो सोमी के लिए आया है। 10 years from today रष्ठी, 10 साल बाद रष्ठी। तो एक तो सोमी हो गया बोलने वाला, रष्ठी हो गया जिससे वो बात कर रहा है इस वक्त, मतलब उसका नाम लिया उसने 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद रष्ठी। एट मिड डे ऑन द 5th of April, 5 अप्रैल को 1964 को हम लोग यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है अभी जो बातचीत चल रही होगी 5th of April 1954 की, तभी तो 10 साल बाद 64 होगा। वी मस्ट रिटर्न टू द पूल, हमें इसी पूल पर लौटना है। नो मैटर वेयर वी आर, नो मैटर का मतलब ये हो गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आगे बात कही जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो जाए, हमें ये काम करना ही करना है। दैट इज़ कॉल्ड नो मैटर, मतलब वी आर नॉट अफेक्टेड बाई दिस। नो मैटर वेयर वी आर, हम चाहे जहाँ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वॉट वी आर डूइंग, चाहे हम जो भी कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी मस्ट मीट एट द पूल, हमें पूल पर मिलना ही मिलना है। मतलब चाहे जो भी हो जाए, इससे कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कोई बाधा नहीं बननी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस ऑक्यूपेशन में हैं, किस हालात में हैं, हमें इस पूल पर आना है। देखिए ये प्रॉमिस, इस तरह के प्रॉमिस जो बहुत ही सीरियसली किए जाते हैं, एक प्रकार के कमिटमेंट होते हैं, इन्हें हम प्लेज कह सकते हैं। तो भाई ये कहा कि प्रॉमिस करो, प्रॉमिस सेड आई, मैंने कहा प्रॉमिस सेड अनिल ने भी प्रॉमिस किया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग हो गए, यहाँ पर हो गए
एक तो हो गया सोमी और एक हो गया रष्टि जिससे बात की गई है, एक हो गया अनिल, ठीक है। और जो यहाँ पे आई आई आ रहा है ना बार बार आई, और ये रष्टि है, मतलब समझ लीजिए इस स्टोरी को रष्टि ने लिखा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं आएगा वहाँ पे रष्टि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ए स्कूल बॉयज़ प्लेज, ये स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की एक प्रतिज्ञा थी। स्कूल बॉयज़ थे, मतलब नॉट वेरी मैच्योर, और हम लोग उस समय कितना ज़्यादा, मतलब हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती, कितना हम लोग ड्रीमिंग करते हैं, है ना, दुनिया के बारे में, अपने बारे में। तो ऑल दीज थिंग, तो ये स्कूल के लड़कों की एक प्लेस थी। एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट, देखिए डेडली अर्नेस्ट, देखिए एक तो अर्नेस्ट, इन अर्नेस्ट, इन और अर्नेस्ट फ्रेज है, मैं इसको हर कलर कर देता हूँ, इन और अर्नेस्ट, ठीक है। इन अर्नेस्ट का मतलब होता है जब आप बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली, मतलब आप बहुत दिल से और बहुत गंभीर होकर कोई बात कहते हैं पूरे फोर्स के साथ, है ना, देन अर्नेस्ट। और डेडली लगा दिया तो इसका मतलब बहुत सीरियस है आप इस चीज़ को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी और आपने कहा मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, तुम समझ नहीं रहे हो, और उसका दोस्त कह रहा है अरे चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं मुझे लग रहा है कुछ होगा, इस तरह से, मतलब सीरियसनेस। इट वॉज स्कूल बॉयज़ प्लेज एंड मेड इन डेडली अर्नेस्ट, और इसे बहुत ही सीरियसली किया गया था, मतलब हम लोग बहुत सीरियस होते हैं ऐसी उम्र में, उस वक्त हमको लगता है। हाँ, बाद में जब हम सोचते हैं 10-15 साल और 20 साल में ग्रोन अप, यार उस चीज़ को हम लोग कितना सीरियसली लेते थे, बच्चों वाली बात होती थी। एज बॉयज़ वी यूजुअली मीन द थिंग्स वी से, और जब हम लोग बच्चे होते हैं, बॉयज़ का मतलब जब हम छोटे होते हैं, वी यूजुअली मीन द थिंग्स वी से, हम जो कुछ भी कहते हैं ना वास्तव में उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, मतलब हल्के में नहीं लेते, और ऐसा होता भी है। मतलब चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो होते हैं वो जनरली मतलब कि व्हाट दे आर डूइंग सीरियसली, है ना, बहुत मैनिपुलेटिव नहीं होते। एंड सो वी शूक हैंड्स, तो हम लोगों ने हाथ मिलाया ऑन इट एंड डाइव्ड बैक इनटू द वाटर, और वाटर में फिर कूद गए, मतलब मौज मस्ती में फिर लीन हो गए, एक प्रॉमिस कर लिया। और बच्चे बहुत ज़्यादा अपने दिल पर बहुत लोड लेके नहीं चलते कि हाँ बहुत देर तक दिमाग में वो बात रहती है, मतलब कि देन दे अगेन बिजी, लेकिन ये प्रॉमिस उन्होंने किया था। द पूल हैड बीन डिस्कवर्ड बाय मी अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, देखिए हैड बीन डिस्कवर्ड, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये हो गया कि कोई काम किया गया था। हैड बीन डिस्कवर्ड, खोजा गया था, मतलब पहले से कोई चीज़ है आप नहीं जानते हो, जब आपको पता चलती है तो एक प्रकार की डिस्कवरी होती है, डिस्कवर्ड, है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अब ये डिस्कवरी है, कोई इन्वेंशन नहीं है, ये तो पहले लगाती थी, लोगों को पता नहीं था, जब पता चला तो डिस्कवरी हो गई। तो इस पुल को जो कि पहले से ही था, इसको खोज निकाला गया था। हैड बीन डिस्कवर्ड, हैड बीन ईटन, खाया गया था, हैड बीन प्लेट, खेला गया था, हैड बीन डन, किया गया था। इस तरह से आप सेंटेंस को समझिए। बाय मी, मैंने इसे खोज निकाला था, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रष्टि अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले ही इसको खोज निकाला था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट कि इट वॉज गोइंग टू रेन, इट वॉज गोइंग टू रेन मतलब पानी बरसने वाला था, गोइंग टू रेन। आई कुड सी द रेन, अब ये बता रहा है कि किस हालात में मैंने इस पुल को ढूंढ निकाला था। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पानी बरसने वाला था। एंड आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स, और मैंने देखा कि जो रेन जो है वो फुट हिल्स के आर पार जा रही थी। अक्रॉस द फुट हिल्स का मतलब ये है कि देखिए ये पहाड़ियाँ होती हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, तो जो नीचे वाली पहाड़ियाँ होती हैं, है ना, ज़्यादा ज़मीन से ऊंचाई पे नहीं होती हैं, वो फुट हिल्स होती हैं। तो पानी ऐसे ऐसे बरसता चला जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फुट हिल्स। पानी क्या होता है ना कि पहाड़ों पे दूर से आता हुआ दिखाई देता है ना, इस टाइप से बरसता हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मैंने देखा फुट हिल्स पर जो है पानी बरसता हुआ आ रहा था। आई कुड स्मेल इट इन द ब्रीज, देखिए ब्रीज का मतलब होता है जो हवा होती है, मंद मंद, अच्छा लगता है, वो आंधी नहीं होती वो। और स्मेल का मतलब मुझे हवा की महक महसूस हो रही थी, मंद मंद पवन चल रही थी एक प्रकार से। बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, है ना, टर्निंग होमवर्ड्स, तो घर की तरफ मुड़ने की बजाय कि भाई पानी बरसने वाला है तो चलो थोड़ा घर की तरफ चलते हैं, भाग चलते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया। आई पुश्ड माई वे थ्रू द, पुश्ड, पुश्ड का मतलब थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हुए, आगे बढ़ाते हुए। माई वे मतलब जिस रास्ते पे मैं चल रहा था उसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ते हुए। थ्रू का मतलब से होते हुए, मतलब इधर झाड़ियाँ रही होंगी, इधर झाड़ियाँ रही होंगी, तो वो अपने रास्ते से गुजर रहा था। और कहाँ से वो अपना रास्ता बना रहा था? पत्तियों से। ब्रैम्बल्स जो है एक प्रकार की झाड़ियाँ होती हैं, जो आपको मैं स्क्रीन पर इमेज पे दिखा रहा हूँ, इमेज को।
तो उन झाड़ियों की पत्तियों के बीच से, मतलब इसको ऐसे समझिए कि भाई जा रहे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो ऐसे रास्ता बनाते हुए आगे जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ये मेक वे थ्रू द लीव्स ऑफ द ब्रेम्बल्स। ठीक है, दैट ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ, जो कि जो जंगल का जो रास्ता था ना, तो उसके आर पार। देखिए अक्रॉस का मतलब, अब देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, तो झाड़ियाँ यहाँ उगी हुई हैं तो पत्तियाँ यहाँ तक झुकी हुई हैं, यहाँ झाड़ियाँ उगी तो पत्तियाँ रास्ते पे यहाँ तक झुकी हुई हैं, तो ये रास्ते पे ऊपर झाड़ियाँ आ गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड अक्रॉस, है ना। आप रास्ते पे जाते हो तो आपको अक्सर पेड़ मिलते होंगे जो जिनकी छाया पूरे रास्ते में रहती है, इधर के पेड़ इधर छाए हुए हैं, इधर के पेड़ इधर की तरफ आ रहे हैं, अक्रॉस द रोड पाथ। आई हैड हर्ड द ममर ऑफ वाटर। ममर का मतलब होता है कि भाई बहुत धीमी धीमी आवाज़, कंटिन्यूस आवाज़ जो लगातार चलती रहती है, बट बहुत धीमी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ममरिंग। तो आई हैड हर्ड द ममरिंग ऑफ वाटर, तो वाटर के कल 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 की हल्की हल्की पानी के चलने की आवाज़ आ रही थी। एट द बॉटम ऑफ द हिल, हिल के बॉटम पर, तो ये पहाड़ हो गए, और पहाड़ का बॉटम यहाँ, जहाँ से लगभग मैदान शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे जो है मुझे, देखिए पहाड़ियों से वो आ रहा था, ठीक है, मतलब फुट हिल से, तो उसने कल कल पानी के आवाज़ सुनाई दी, लगा कहीं नदी बह रही है। एंड आई वॉन्टेड टू सी, वॉन्टेड मतलब मैं चाहता था, टू सी का मतलब मैं देखना चाहता था, टू ईट खाना चाहता था, टू गो जाना चाहता था, टू सी देखना चाहता था। तो वाटर एंड टच इट, मैं उस पानी की आवाज़ को सुनकर पानी को देखना चाहता था, उसे छूना चाहता था, मतलब आई वॉन्टेड टू टच द वाटर। एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट रस्टी, ये रस्टी के बारे में हमें इससे क्या पता चलता है। जी हाँ, पता चलता है कि रस्टी जो है वो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता था चीज़ों को, है ना, और एडवेंचरस काइंड का भी लड़का था वो, यानी कि वो नई नई चीज़ों से भागता नहीं था, है ना। और कोई होता तो भाग खड़ा होता कि चलो जो पानी बरसने वाला है चलो घर की तरफ भागो, बट नॉट लाइक दैट। स्लाइडिंग डाउन अ रॉक फेस, रॉक फेस का मतलब ये हो गया भाई कि मान लीजिए पत्थर है ना, वो चट्टान है, तो इसी के ऊपर ऐसे उतरते हुए, वैसे स्लाइड का मतलब होता है सरकना, तो बैठ के सरक नहीं रहा था, आप पहाड़ से नीचे की तरफ थोड़ा सा उतरेंगे, थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा तेज़ी से ऐसे चले जाएंगे, तो वही है स्लाइडिंग डाउन अ रॉक फेस इनटू अ स्मॉल रेविन। रेविन होता है बीहड़, मतलब नदियों के द्वारा कटाव करके जो बनाए जाते हैं, वो जो बनती है कलाकृति, जिसे कहता है जोग्राफिकल एरिया बनता है हमारा एक, तो वो होता है रेविन, मतलब घाटी एक प्रकार की। घाटी क्या होती है, मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, आप पता चला कि नदी ने क्या किया कि इसको काटना, ऊपर से नदी गिरी और काटते 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 इधर एक दीवार बन गई, इधर एक दीवार बन गई, बीच में खाई टाइप की हो गई, तो रेविन इस टाइप से बन जाते हैं। और मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कुछ रेविन की। तो स्लाइडिंग डाउन अ रॉक फेस मतलब एक चट्टान के ऊपर से गुजरते हुए एक स्मॉल रेविन में मैं पहुँच गया, घाटी में पहुँच गया। आई फाउंड द स्ट्रीम रनिंग ओवर अ बेड ऑफ सिंगल्स। देखिए शिंगल तो इसको मैं हरे से कर देता हूँ। सिंगल का मतलब ये होता है कि जो राउंड शेप में जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जो नदियों के आसपास पाए जाते हैं, बल्कि नदी बहती है तो नदी के जो इसके ऊपर से भी नदी बहती है, तो वो शिंगल। बेड का मतलब हो गया कि ऐसे पत्थर बिछे हुए थे, उनके ऊपर से नदी बह रही थी, और जब ये जो पत्थर होते हैं ना, इनके ऊपर नदी बहती है तो पानी बहुत साफ़ रहता है। तो उसने देखा कि मुझे एक स्ट्रीम नज़र आई, मतलब पानी की धारा नज़र आई। रनिंग ओवर अ बेड ऑफ सिंगल, जो सिंगल जो है सिंगल बेड का मतलब पत्थरों के ऊपर से गुजर रही थी। बेड यहाँ किसका बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, मतलब वो जो सिंगल का बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड, और ट्रिकल डाउन का मतलब ये हो गया कि बहुत स्लोली जो है वो पानी बह रहा था और धीरे धीरे फैल रहा था। कोई चीज़ आप गिराते हो, बूंद बूंद करके जब वो गिरती है, जब थोड़ा कम रह जाती है तो ट्रिकलिंग डाउन। अब बहुत तेज़ मात्रा में आएगी तो ट्रिकलिंग डाउन नहीं होगा। तो वाटर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द हिल साइड, तो थोड़ा थोड़ा करके जो मतलब पानी कम मात्रा में गिर रहा था, आ तो रहा था लेकिन कम मात्रा में गिर रहा था, तो वो हिल साइड से पहाड़ी की तरफ से आ रहा था, नीचे गिर रहा था। फ्रॉम अमंगस्ट फॉन्स एंड ग्रासेस, अभी देखिए तो वही वेजिटेशंस हैं, फॉन्स हैं, ग्रासेस हैं, मैं इनकी इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ। एंड प्रिम रोजेज़, ये भी वेजिटेशन है, प्लांट है, फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। द रॉक्स बिसाइड द स्ट्रीम, नदी के बगल में जो चट्टानें थी पहाड़ की, है ना, वो स्मूथ थी। कारण क्या है ना, नदी क्या होती है, अपने आसपास बह के ना सबको काट छाट करके बड़ा चिकना बना देती है। वो जो गोल गोल पत्थर, जो शिंगल वाली बात मैंने बताई थी, तो वो भी कंकड़ भी जो है धीरे धीरे गोल नदी की वजह से हो जाते हैं, नदी जो घिसती रहती है इनको।
या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एंड सम ऑफ देम वर ग्रे एंड सम येलो। तो जो रॉक साइड थी, मतलब कि मान लीजिए कि ये नदी बह रही है ना, तो इसके किनारे वाले जो पार्ट होंगे मिट्टी के या जो भी पहाड़ जो वो जो माउंटेन पार्ट होगा, हिल पार्ट होगा, तो वो नदी उसको बहुत स्मूथ बना देती है ना, काट काट के इधर पे ऐसे स्मूथ बना देती है, बीच में बह रही है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि रॉक बिसाइड द स्ट्रीम वर स्मूथ एंड सम ऑफ देम वर ग्रे एंड सम येलो। तो कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ येलो कलर के थे। अ स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रॉक्स। और एक पानी का झरना ऊपर से गिर रहा था, वाटरफॉल ऊपर से, केम डाउन द रॉक्स। तो रॉक का मतलब वो छोटे मोटे पत्थर नहीं, पूरे जो माउंटेन के हिल के जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो। एंड फॉर्म्ड अ डीप राउंड पूल। और फिर एक गोल सा तालाब सा बन रहा था। देखिए क्या है कि मान लीजिए ये मतलब ऊपर से जो है ऐसे पानी नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर के जहाँ वो ज़मीन पे गिरेगा ना, तो वहाँ पे वो पूल बनाता है एक प्रकार से, गोल पानी गिरता रहता है, फिर एक जगह से बह के निकलता भी है। तो ये पूल बन रहा है, झरना पूल बनाता है। तो उसकी बात यहाँ हो रही है। एप्पल ग्रीन वाटर। एप्पल ग्रीन वाटर का मतलब ये हो गया कि जो एप्पल ग्रीन कलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो वास्तव में देखा जाए जो वाटर जो होता है वो ऊपर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा नज़र भी आ जाता है। व्हेन आई सॉ द पूल, मतलब वाटर प्योर था, साफ़ था, और नीचे चूँकि कंकड़ थे तो इस तरह का रंग बन रहा था। व्हेन आई सॉ द पूल, जब मैंने पूल को देखा, आई टर्न्ड एंड रन बैक, मैं मुड़ा और वापस दौड़ा टू टाउन की तरफ, मतलब जहाँ उसका घर था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल द अदर्स, क्योंकि और लोगों को मैं बताना चाहता था। अब यहाँ और कौन हो गए, और उसके फ्रेंड्स हो गए, क्लोज फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर वो पूल को ढूंढता है। उसके बाद चूँकि बच्चों में बड़ी एक्टिविटी होती है, एनर्जी होती है, नॉर्मली कहाँ चलता है, खुशी के मारे कि यार मैंने कुछ खोज निकाला, तो अपने दोस्तों को बताता हूँ, है ना। इसीलिए दोस्त होते हैं, चीज़ों को आप शेयर करते हो उनसे, वो सारी भी चीज़ें शेयर करते हो जो शायद आप किसी और से शेयर ना भी करते हो। दैट इज़ वी मेक फ्रेंड्स। अगर हम कोई चीज़ खुशी शेयर ना करें तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, खुशी का कोई मतलब नहीं। अनिल एंड सोमी वो माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। देख क्लोज नहीं, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। क्लोजेस्ट फ्रेंड्स का मतलब हो गया बहुत ही पक्के मित्र थे, दिल के बहुत करीब थे। अनिल लिव्ड इन अ क्राउडेड लेन ऑफ डिलराम। तो देखिए अनिल जो है वो रहता था ऑफ का मतलब होता है कि थोड़ा सा अवे, उससे हट के, है ना। जैसे द लीव्स केम ऑफ द ट्री, तो ट्री के, ही केम ऑफ द रूफ से नीचे गिर पड़ा। द एप्पल केम ऑफ द ट्री से नीचे गिर पड़ा, मतलब उससे अलग हो जाना, थोड़ा सा दूर। तो अनिल लिव्ड इन अ क्राउडेड लेन ऑफ द दिलराम बाजार। दिलराम बाजार है और वहाँ पर वो वहाँ से थोड़ा सा हटकर, जो सड़क थी वहाँ पे लेन से हटकर, लेन से हटकर नहीं, मतलब दिलराम बाजार से हटकर जो लेन थी, गली थी, तो क्राउडेड यानी कि वहाँ पर काफ़ी लोग आना जाना था और वहाँ पे काफ़ी मकान बने हुए थे। ही वॉज वाइल्ड, मूडी एंड इम्पल्सिव। जब अब देखिए इसके नेचर के बारे में बताया गया, और हम यहाँ से कुछ वर्ड्स भी सीखेंगे। अगर हमें किसी का नेचर डिस्क्राइब करना है तो हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए वाइल्ड का मतलब हो गया कि जिसे कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाए तो बहुत गुस्सैल, एंग्री, है ना, और फिर उसमें वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, वाइल्ड। ऐसे जानवरों का अपना खुद का दिमाग नहीं होता, वो वाइल्ड हो जाता है, तो वो हार्मफुल भी हो जाते हैं। मूडी का मतलब ये हो गया कि भाई बस जो मन में आए वही करना है, ऐसे व्यक्ति को मूडी कहते हैं। चलो ये करते हैं, कुछ देर बाद नहीं चलो वो करते हैं, मतलब। और जो मूडी होगा वो इम्पल्सिव भी होगा। इम्पल्सिव का मतलब ये होता है कि जो आपके मन में करने का करे वही आप तुरंत, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मतलब वॉट एवर कम्स टू योर माइंड कि ये लेट्स डू इट, यू स्टार्ट डूइंग, बिना कोई चिंता के, बिना कोई कंसीडरेशन किए हुए, बिना कोई सोचे समझे कि यार इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा। तो इम्पल्सिव ऐसे लोग होते हैं जो मन में जो आवेग आया, जो फीलिंग आई, जो मन किया, जुट गए उसी करने में। तो इस तरह का व्यक्ति था। इसका अपोजिट ये होता है कि जो बहुत थॉटफुल सोच के कोई काम करे, या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, अपोजिट हो गया उसका इम्पल्सिव। बट हैड अ सर्टेन चार्म, लेकिन कुछ अट्रैक्शन तो था भाई उस बंदे में। चार्म का मतलब होता है कि समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अदर्स, और लोग का इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करे। मतलब भाई आपको, आपके अंदर इंटरेस्ट कोई चीज़ डेवलप कर आप लोगों का करा रही है, तो वो चार्म होगा आपका। तो ये तो हो गया भाई कि जो ये था अनिल था वो थोड़ा मूडी टाइप का था, है ना, इम्पल्सिव था, जो मन में आ जाए करने की कोशिश करता था, और वाइल्ड भी था कभी कभी। सौमी ऑन द अदर हैंड वाज जेंटल इन। देखिए इसका अपोजिट हो गया ना, वाइल्ड का अपोजिट हो गया जेंटल, मतलब कि जो पोलाइट हो
और लोगों की केयर करे, सज्जनता के साथ, मैनर के साथ पेश आए, वही जेंटल हो गया, सज्जन हो गया। तो वॉज जेंटल इन हिज वेज। वेज मतलब यहाँ पे रास्ता नहीं है, वेज का मतलब होता है मैनर्स, तरीके। तो वो भाई जो सोमी था वो जेंटल किस्म का था, और अनिल वाइल्ड किस्म का था, मूडी किस्म का था, बस जो मन में आ गया करना। बट ही टू लाइक अनिल, लेकिन अनिल की तरह से वो भी हैड अ सेंस ऑफ फन। तो देखिए यहाँ पे तुलना की गई है कि सोमी जो है वो जेंटल था लेकिन अनिल की तरह फन था। देखिए एक चीज़ कॉमन निकाल दी यहाँ पे, फन, है ना। अनिल का नाम लिया, अनिल का नाम यहाँ पे भी है। इसका मतलब अनिल और जो सोमी है उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी, मतलब नेचर तो थोड़ा अलग था कि दोनों के अंदर सेंस ऑफ फन था, मतलब मजाक कर लेते थे और लोगों को हंसा देते थे, मौज मस्ती के नए तौर तरीके निकाल लेते थे, वो है फन, मौज मस्ती करना पसंद। दे यूजुअली चोज द एडवेंचर्स वी वर टू हैव। देखिए एडवेंचर्स होता है कोई भी चीज़ नया आप करते हो और आपको पता नहीं होता यार इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, हम इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जोखिम भी होता है, खतरा भी होता है, एक अनहोनी की आशंका भी होती है, दिल में एक शक भी होता है। अब फर्स्ट टाइम अक्सर आप कर रहे हो तो अब जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी तो आपने शुरुआत की होगी तो आपके लिए वो एडवेंचर रहा होगा, लेकिन अब आप अच्छे ढंग से चला लेते हो तो कोई एडवेंचर नहीं रहा। पहली बार आपको पहाड़ पर चढ़ने का मौका मिलेगा तो एडवेंचर होगा। फर्स्ट टाइम आप मान लीजिए कोई काम आपको सौंपा गया है ना, या मान लीजिए मछली पकड़ने का काम आपको, तो जाओ मछली पकड़ के लेके आओ, देखो कैसे पकड़ी जाती, हम नहीं बताएंगे, खुद तरीके निकालो, यस हो गया आपके लिए एडवेंचर। तो वो जो है बच्चे अक्सर एडवेंचर पसंद करते हैं। दे यूजुअली मतलब अक्सर, मतलब जो होता ही रहता हो वही यूजुअली है। तो यूजुअली चोज द एडवेंचर्स। तो वी वर टू हैव का मतलब जो हमें करना है उस एडवेंचर्स को वही लोग चूज़ करते थे। कौन कौन? अनिल और सोमी। ये रष्टि कह रहा है कि अनिल और सोमी मिलकर हमें करना क्या है, कोई गेम खेलना है, कोई प्लान बनाना है, क्या करना है, तो एडवेंचर्स वो यही चूज़ करते थे। यहाँ एडवेंचर्स का मतलब ये है कि वॉट, आज भाई आज चलो क्या किया जाए, है ना। आई वुड जस्ट ग्रम्बल, और मैं तो बल्कि ग्रम्बलिंग ही करता रहता था। देखिए ग्रम्बल का मतलब यहाँ पे ये है, इसको हरा कर देता हूँ, थोड़ा शिकायती लहजे में, है ना। जैसे अगर खुल के नहीं बोल पा रहे तो बड़बड़ा रहे हैं, जब तक हम लोग क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, पर हम शिकायत कर रहे हैं। तो ग्रम्बल मतलब कंप्लेनिंग। तो मैं तो अक्सर कंप्लेनिंग मूड में रहता था, जब देखो जब ये लोग कोई ना कोई एडवेंचर नया कुछ करते रहते हैं, इस टाइप का। एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी इन्वॉल्व इन देम, और फिर उसके बाद फिर मैं अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व कर लिया करता था। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल कर लेना, मतलब वो लोग कुछ करने जा रहे हैं, मेरा मन नहीं भी तो भी मैं अपने आप को उनके साथ इन्वॉल्व कर देता था, क्योंकि फ्रेंडशिप है ना, ऐसी होती है। बट द पूल वॉज माई ओन डिस्कवरी, लेकिन पूल जो है वो मैंने खुद खोज निकाला था। तो यहाँ पे ये डिस्कवरी जो है पूल की, ये उसकी खुद की थी। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पर बहुत गर्व था। देखिए पूल को खोज निकालना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है, और जब फर्स्ट टाइम सब लोग मिलके पूल के पास गए होंगे तो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने वादा किया कि 10 साल बाद हम मिलेंगे, तो ये सोच के ही एक एडवेंचर बन रहा होगा, यार 10 साल बाद पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ होंगे, जब मिलेंगे तो कैसा लगेगा। विल कॉल इट रस्टीज पूल, हम लोग इसे रस्टीज पूल कहेंगे। देखिए उन्होंने नाम भी रख दिया इसका। अच्छा रस्टी ने ढूंढ निकाला था तो रस्टी पूल हो गया। एंड सेट सोमी ने कहा हम इसे रस्टी का पूल कहेंगे। एंड रिमेंबर, हाँ याद रहे, इट इज़ अ सीक्रेट पूल। अब देखिए एडवेंचर, है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम ही लोग यहाँ मौज मस्ती करेंगे, सीक्रेट होना चाहिए, है ना। ये नो वन एल्स मस्ट नो अबाउट इट, और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नो वन एल्स का मतलब कोई दूसरा ना पता चलने पाए इस पूल के बारे। आई थिंक इट वॉज द पूल दैट ब्रॉट अस टुगेदर। देखिए मुझे लगता है, आई थिंक वाज द पूल, शायद यही पूल था, दैट ब्रॉट अस टुगेदर, जो हमें और नज़दीक लाने में उसने मदद की। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से ज़्यादा। मोर देन एनीथिंग एल्स का मतलब किसी और चीज़ से ज़्यादा, मतलब हम फ्रेंड्स थे, साथ रहते थे, लेकिन बहुत कुछ हम लोग साथ साथ करते थे, लेकिन और सब चीज़ों की अलावा इस पूल का कुछ चार्म ही अलग था, आकर्षण ही अलग था। हम यहाँ अक्सर मिलते थे, हमें साथ लाने में इस पूल की सबसे ज़्यादा भूमिका थी, सबसे ज़्यादा रोल था। दैट इज़, ये लोग पूल को बहुत पसंद करते थे। सोमी वॉज अ ब्यूटीफुल स्विमर। सोमी जो था वो एक बहुत ही अच्छा तैराक था, मतलब तैर लेता था। ही डाइव्ड ऑफ, देखिए डाइव यानी छलांग लगाना, ऑफ का मतलब थोड़ा सा अलग होके, रॉक्स का मतलब चट्टान,
यानी वो छोटी सी पहाड़ियों के ऊपर से कूद जाता था, डाइव ऑफ से कूद जाता था, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है ना, ऐसे पहाड़ बना हुआ है, चढ़ा ऊपर और नीचे पूल है, कूदा धड़ाम से ऐसे। एंड वेंट ग्लाइडिंग अबाउट, उसके बाद पानी पे तैरना शुरू कर देता था, मतलब सरकना शुरू कर देता था। अंडर द वाटर लाइक लॉन्ग गोल्डन फिश, जैसे गोल्डन फिश तैरती है। अनिल्स लेग्स एंड आर्म्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग, अनिल के जो पैर थे और जो उसके बाजू थे बहुत ही लंबे थे, स्ट्रॉन्ग है लंबे थे। एंड ही थ्रस्ट अबाउट विद मच विगर, देखिए विगर का मतलब होता है कि, इसको हरा कर देता हूँ, एनर्जी, ताकत, ऊर्जा, है ना, मतलब एक जोश, दैट इज़ कॉल्ड विगर। तो लेकिन थ्रस्ट का मतलब होता है कि आप जो है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने मुंह पकड़ के और नदी में या पानी में डुबो दिया, अब आप सांस ले रहे, तो उसी प्रकार से वो जब हमारी बॉडी के जो मतलब एक्टिविटी थोड़ा अनकंट्रोल हो जाती है, हम ऐसे हाथ पैर मारने लगते हैं, तो इसी प्रकार थ्रेसिंग। तो उसके बाजू जो बहुत लंबे थे, पैर बहुत लंबे थे। ही थ्रेस्ट अबाउट, यानी थ्रेसिंग करता था बहुत ताकत लगा के, बट लिटिल स्किल तो होती है भाई, आप किसी काम को कितना अच्छे ढंग से कर सकते हो वो आपकी स्किल होती है। नहीं कर सकते ठीक ढंग से तो आपके पास स्किल है ही नहीं। तो स्किल का मतलब अब यहाँ पे तैरने की बात है, तो वो इतना बस अपनी ताकत के ही बल पे तैरने की कोशिश करता था, है ना। कोई स्किल उसके पास उतनी नहीं थी कि वो तकनीक से थोड़ा तैर सके। आई कुड डाइव ऑफ रॉक, मैं भी रॉक से कूद सकता था, डाइव ऑफ रॉक टू, बट आई यूजुअली लैंडेड ऑन माई स्टमक, लेकिन जब मैं रॉक से कूद सकता था, मैं भी, टू का मतलब मैं भी, लेकिन मैं अक्सर क्या करता था कि मैं अपने स्टमक, पेट के बल मैं आ गिरता था। और जब आप डाइव करते हो ना, तो आपको पेट के बल नहीं गिरना चाहिए, आपको चोट लग सकती है, पीठ के बल भी नहीं गिरना चाहिए। तो एक प्रकार से इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप पेट के भर ही गिर रहे हो तो अभी आपको वो स्किल नहीं पता है किस तरह से ऊपर से डाइव मारते हो, सीधा हाथ के बल जाते हैं अंदर, घुसते हैं उसके अंदर, तो आप डाइव ही नहीं करोगे फिर आप, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे है, वाई डज द ऑथर थिंक दैट इट वाज द पूल दैट ब्रॉट देम टुगेदर। तो ऑथर ऐसा क्यों सोचता है, ऑथर का मतलब ये जो जिसने इस स्टोरी को लिखा है, यानी कि रस्टी, है ना। तो वाई डज द ऑथर थिंक दैट इट वाज द पूल दैट ब्रॉट देम टुगेदर, ऑथर ये क्यों सोचता है कि इस पुल, इनकी तीनों की दोस्ती को मजबूत करने में, उसका कारण ये है कि इस पुल को इन्हीं लोगों ने खोज निकाला था। ये थोड़ा पहाड़ों के बीच में था, ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, और ये सीक्रेट पुल था, और अक्सर ही यहाँ पे मिला करते होंगे, है ना, प्लान बनाया करते होंगे, इन्जॉय करते होंगे। तो पुल उनका एक मीटिंग पॉइंट था, तो इसलिए मे बी ब्रॉट देम टुगेदर। देयर वो स्लिम मतलब पतली, सिल्वर फिश, तो वहाँ पर जो है वो सिल्वरी, जो फिश का जो कलर होता है ना, कोई सिल्वरी टाइप का होता है। इन द वाटर ऑफ द स्ट्रीम, अच्छा स्ट्रीम जो सिंगल बेड पे थी, तो कंकड़ों के ऊपर जो पानी बहता है तो बड़ा उसकी आवाज़ भी होती है और साफ नज़र आता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि नदी उदी, तो नदी उदी में आपको पानी, रेत, नदी में हाथ डालोगे तो आपको रेत सी मिलेगी किनारे होगी। तो लेकिन यहाँ पे बात दूसरी थी, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से वो गुजर रही थी नदी, पहाड़ों के बीच से। एट फर्स्ट वी ट्राइड कैचिंग देम, पहले तो हम लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, देखिए कितना इन्जॉय करते होंगे लोग। विद ए लाइन, लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे हम मछली पकड़ते हैं तो वो जो डंडी लगाए रहते हैं, ऐसे लिए बैठे रहते हैं ना, वो लाइन है, उसमें हुक में कुछ फंसा देते हैं, केचुआ वगैरह टाइप का, कि मछली आती है उसको खाने के लिए, और जो फंसाते हैं उसको बेट कहा जाता है, चारा, मतलब उसके चक्कर में मछली आएगी और वो जब उसको खाने की कोशिश करेगी तो हुक में फंस जाएगी। बट दे सून एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब होता है कि आप अपनी मेहनत से, अपने तरीके से कोई चीज़ पाओ, चाहे वो कोई सीखने वाली बात हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। सून एक्वायर्ड द आर्ट, आर्ट का मतलब कला, है ना, ऑफ टेकिंग द बेट विदाउट बीइंग कॉट ऑन द हुक। देखिए इसमें लिखा है कि जो हुक था उसमें जो हम बेट फंसाते थे, मतलब वो जो मछली को पकड़ने का जो चारा था, फूड था, है ना, जब उसे हम उसमें डालते थे तो दे सून एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ टेकिंग द बेट। तो उन मछलियों ने जब देखा कि बेट है तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया, मतलब उन्होंने ये कला सीख ली, आर्ट का मतलब स्किल, यहाँ आर्ट का मतलब स्किल है, वो स्किल सीख ली कि वो चारा भी खा लें, वो बेट यानी जो है वो फूड जो है उसको भी खा लें, और हुक में फंसे भी ना। तो अब भाई मछली कहाँ से पकड़ोगे, आपका फूड भी चला जाएगा, मछलियाँ भी हाथ नहीं आएंगी। नेक्स्ट वी प्रोक्योर्ड अ बेडशीट, तो पहले हम लाइन से पकड़ने की कोशिश करते थे, फिर हमने बेडशीट का सहारा लिया, चादर का सहारा लिया। यहाँ देखिए मीनिंग वगैरह लिखे हैं, है ना, आप इनको देख सकते हैं।
बाकी वेबसाइट पे तो मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने दी हुई है। अनिल रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज मदर्स लॉन्ड्री। ओ लॉन्ड्री मतलब कोई भी कपड़े, जब माँ ने कपड़े इकट्ठा किए और ले जाके बाथरूम में रख दिए, अब वो धोने के लिए रखे होंगे तो भी वो लॉन्ड्री कहलाएगी। अब मान लीजिए उनको धो लिया है ना, और धोने के बाद ले जाके कमरे में एक जगह रख दिया कि भाई बाद में उन पर प्रेस करेंगे तो भी लॉन्ड्री कहलाएगी। तो अनिल लॉन्ड्री से यानी जो कपड़े का जो ढेर था घर पे रखा हुआ था, वहाँ से बेडशीट उठा लाता है, चादर टाइप का कि इकट्ठा लगा देंगे तो मछलियाँ पकड़ में आ जाएंगी। एंड वी स्ट्रेच्ड इट अक्रॉस द एंड ऑफ द स्ट्रीम। तो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, बीच में उन्होंने जो है बेडशीट टांग दी कि मछलियाँ आएंगी तो यहाँ पे फंस जाएंगी। अक्रॉस वन एंड टू द स्ट्रीम बट द फिश वुड नॉट। वन एंड का मतलब होता है एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, बट द फिश वुड नॉट कम। यहाँ देखिए वुड नॉट का मतलब यहाँ पे फ्यूचर टेंस से आपको नहीं लगाना है। जब आप पास्ट में कोई आदत या कोई बराबर होने वाली जो एक्टिविटी होती है, हैपनिंग को बताते हैं तो भी वुड का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ मतलब हो जाएगा कि हम जब जब चादर बेडशीट लगाते थे तो मछलियाँ उसमें नहीं आती थीं, एनीवेयर नियर इट, उसके नज़दीक ही नहीं आती थी, यहाँ वहाँ से निकल जाती थी। फाइनली विदाउट टेलिंग अस अनिल फेस्ट। देखिए अनिल थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का था ना, हमें बिना बताए हुए फाइनली जब देखा कि भाई लाइन से भी अब नहीं आ रही मछलियाँ, बेडशीट वगैरह लेके आए। बच्चे ऐसे ही करते हैं है ना, बाद में हम लोग हंसते हैं यार हम लोग क्या करते थे, क्या बचपना था है ना, छोटी छोटी चीज़ें करते थे यार, अब हंसी आती है। अब जैसे मान लीजिए मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा मकान मालिक का बच्चा है, वो अभी 8-10 साल का है। अब उसकी साइकिल है, आज उसने क्या किया 2-3 घंटा उस साइकिल में मिट्टी उट्टी लगे तो उसी को धोता रहा, फिर तेल देता रहा, फिर उसी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपना कर रहा था है ना। अब जब बड़ा होगा 10 साल का सोचेगा यार बताओ मैं भी इसमें, अब उसको उसी से इतना ज़्यादा लगाव है। अब अजीब अजीब तरह से साइकिलें चलाता है, कभी उछालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ है ना, बच्चे ऐसे होते हैं। फेच द स्टिक ऑफ गन पाउडर, तो उसको और शोर को सूझा नहीं, मछलियाँ पकड़ में नहीं आ रहे, बिना बताए हुए गया। और फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग। अ स्टिक ऑफ गन पाउडर, तो वो बारूद की एक छड़ी लेके चला आया। और जैसे बम वगैरह फोड़ते हो तो उसके अंदर जो भरा जाता है ना, वो गन पाउडर होता है, बारूद होता है। तो फ्रॉम अ फायरवर्क शॉप, फायरवर्क शॉप का मतलब हो गया जो पटाखे वगैरह बेचते हैं, तो वहाँ से वो एक छड़, मतलब छोटा सा, मतलब गन पाउडर का फोड़ने वाला कि हम इसको फोड़ेंगे तो फूटेगा ये। सोमी एंड आई वो स्टार्टर्ड। स्टार्टर का मतलब होता है कि आप अचानक सरप्राइज्ड रह जाए, हाँ ये क्या हुआ, लाइक दिस। आउट ऑफ एन आफ्टरनून नैप, नैप का मतलब होता है कि आपको ऐसे झपकी आ जाए, आप नींद आ जाए है ना, तो दोपहर का समय है, गर्मी का दिन रहा होगा। बाई ए फ्लैश अक्रॉस द वाटर, तो हम लोग पूल पे ही थे, हल्की हल्की सी नींद आ जा रही थी, और हाँ शायद पूल पे ही रहे होंगे, और हम लोग अचानक उठ के बैठ गए, नींद से जाग गए, वो जो हल्की हल्की नींद आ रही थी। फ्लैश क्योंकि हमें एक चमक दिखाई दी, फ्लैश का मतलब एक शाइनिंग, कुछ लगता है उसने फोड़ा होगा उसको गन पाउडर। अक्रॉस द वाटर, उस वाटर पे चमक आई, मतलब ऐसे थोड़ा सा उंघा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आवाज़ खुली और उस वाटर में चमक आई, मतलब गन पाउडर फोड़ा होगा ना उसने। वाटर एंड अ डिफनिंग एक्सप्लोजन, डिफनिंग मतलब होता है कान के पर्दों को फाड़ देने वाली आवाज़, आप कान बंद कर लें इतनी तेज़ आवाज़। तो एक्सप्लोजन मतलब जो विस्फोट धड़ाम से है ना, तो कानों को बहुत तेज़ लगे, दैट इज़ कॉल्ड डिफनिंग, कि कान पर्दे फट जाएंगे। हाफ द हिल साइड टम्बल्ड, आधे पहाड़ी का आधी हिस्सा टूटकर नीचे लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला आया। टम्बलिंग का मतलब होता है रोलिंग डाउन लाइक दिस इनटू द पूल, ऑफ पानी में आके गिर पड़ा। एंड सो डिड अनिल, और साथ में अनिल भी लुढ़कता लुढ़कता चला आया, मतलब ज़्यादा चोट वोट नहीं लगी, टम्बलिंग। बट ही गॉट हिम आउट, वी गॉट हिम आउट, लेकिन हमने उसे बाहर निकाल लिया। अलॉन्ग विद ए गुड सप्लाई ऑफ फिश, और साथ में खूब सारी मछलियाँ भी चली आईं जब उसे पानी से हम लोगों ने निकाला, पूल में गिर पड़ा था। इसका मतलब ये है कि जब उसने विस्फोट किया तो इसका मतलब ढेर सारे जब पत्थर नीचे आए तो मछलियाँ उछली कूदी, इकट्ठा हो गई, और ये इकट्ठा मछलियों को पकड़ने में कामयाब रहे। दैट वर रियली टू स्मॉल टू ईट, लेकिन वो इतनी छोटी थी मछलियाँ कि उनको खाया नहीं जा सकता था। अनिल हाउएवर डिड नॉट वांट ऑल हिज वर्क गोइंग टू वेस्ट, हाँ अनिल जो था वो नहीं चाहता था कि डिड नॉट वांट ऑल हिज वर्क, उसका जो इतना सारा काम जो उसने किया, मुश्किल से गन पाउडर लेके आया, फोड़ा पाड़ा, वो उसे वेस्ट जाने नहीं देना चाहता था। तो जो भी मछलियाँ पकड़ में आई थी ही रोस्टेड, उसको उसने भूना है ना, हिज फिश, जो हिज फिश लिखा है यहाँ पे, हिज उसको अपनी मछलियों को यहाँ पे उसने भूना, अपनी मछलियों को मतलब उसी की वजह से तो मछलियाँ पकड़ में आई थी,
ओवर अ फायर, आग जला के। अब देखिए वहाँ पे उन लोगों ने आग जलाई होगी, भूजा होगा, पिकनिक टाइप का मनाया होगा। एंड एट देम बाय हिमसेल्फ, अकेले ही खा गया। इसलिए अनिल को कहा गया थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का। अब ये हर कोई थोड़ी कर पाए। इंक्लूडिंग देयर टेल्स, उसकी पूंछ समेत मछलियाँ खा गया। वाकई में वाइल्ड था, लेकिन फन सब में था। व्हाट डू यू थिंक सोमी एंड रस्टी डिड विद देयर शेयर ऑफ फिश? अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई फिश तो आई होंगी, तो रस्टी और सोमी ने अपनी हिस्से की मछलियों का क्या किया होगा? मुझे तो लगता है कि उन्होंने कहा होगा अनिल तू ही खा ले, है ना, बड़ी मेहनत की है तूने। वैसे यहाँ पे हिज लिखा है, मतलब उसने अपनी मछलियों को भून लिया। तो दूसरा एक तरीका हमारा आंसर का ये हो सकता है कि उन्होंने उन मछलियों को ऐसी, जो कि खाने लायक नहीं थी, बहुत छोटी थी, तो दोबारा पानी में डाल दिया होगा या इसी को दे दिया होगा भून के खा लो। अदर एक्टिविटीज़ एट द पूल इंक्लूडेड, तो अदर एक्टिविटीज़ के मतलब पूल पर हम और क्या करते थे, तो इंक्लूड का मतलब शामिल, उसमें और कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल थी? रेसलिंग, कुश्ती किया करते थे हाथापाई करके। एंड बफेलो राइड्स, और भैंसों के ऊपर हम लोग सवारी करते थे। वी रेशल्ड ऑन ए स्ट्रिप ऑफ सैंड, मतलब जो पूल है तो पूल के किनारे जो मिट्टी का, मतलब रेतीला, नदियों के किनारे अक्सर जो होता है रेतीले स्थान देखने को मिल जाते हैं, तो हम ज़मीन के एक हिस्से पर, स्ट्रिप ऑफ सैंड का मतलब जहाँ पे ज़मीनी हिस्सा था, वहाँ पे हम लोग जो है कुश्ती करते थे आपस में। अब जैसे वाले कबड्डी, अब गांव देहात में कबड्डी बहुत खेलते हैं, पता नहीं शहरों में स्कूलों में भी कबड्डी, कभी कहीं कबड्डी खिलाया भी जाता है। तो कबड्डी क्या है, एक प्रकार से मिट्टी में उसी में गेम खेला जाता है। दैट केम डाउन ऑन टू द एज ऑफ द वाटर, तो वी रेसल्ड ऑन द स्ट्रिप ऑफ सैंड दैट केम डाउन टू द एज ऑफ द वाटर। देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि जो नदी का जो पानी था, है ना, तो उसके किनारे किनारे ये सैंड इकट्ठा हो गई थी। कहने का मतलब पानी ये बह रहा है, ठीक है, ये पानी बह रहा है, तो पानी के किनारे किनारे जो हिस्सा था वो सैंडी, यहाँ पे रेत थी, तो यहाँ वो पानी के किनारे यहाँ पे कुश्ती लड़ते थे। एंड रोड ऑन ए कपल ऑफ बफेलोज, और वहाँ पे भैंसें आ जाती थी ना, भैंसों को अच्छा लगता है पानी में घुसना और लोट पोट करना, तो कुछ भैंसें आ जाती थी समटाइम्स, है ना, केम टू ड्रिंक, पानी पीने आती थी, तो हम उन पे चढ़ जाते थे, सवारी करते थे। एंड वलाओ इन द मोर, वलाओ मतलब होता है कि पानी में, मतलब आप पानी में हिल कर चलना, है ना, या उसी में लोट पोट करना, तो भैंसें तो ऐसे करती हैं। इन द मोर मडी पार्ट्स, तो जो जहाँ पर मटमैला पानी होता था, जहाँ पे मिट्टी भी ज़्यादा होती थी, वहाँ पे वैलो करती थी ऑफ द स्ट्रीम। वी वुड सिट ऑन द बफेलोज, हम लोग बफेलोज पे बैठ जाया करते थे। देखिए वुड फिर आ गया यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं लेना है, पास्ट में क्या हम किया करते थे, तो वहाँ पे भी वुड लगा के, जैसे वी वुड गो हम जाया करते थे, वुड ईट हम खाया करते थे, है ना, तो वी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम लोग काफ़ी समय बिताया करते थे। तो उसी प्रकार से वी वुड सीट ऑन द बफेलोज, हम लोग बफेलो से बैठ जाया करते थे। एंड किक, उसके बाद पैर से चल 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 ऐसे। एंड येल, येल मतलब चिल्लाना। एंड अर्ज देम फॉर, अर्ज का मतलब होता है कि जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, यार बढ़ो आगे बढ़ो आगे, तो हम लोग ऐसे हाथ से भी पैर से भी किक 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 चल चल, भैंसों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। बट वी वर नेवर एबल टू मूव देम, लेकिन हम लोग नेवर एबल, उनको मूव कर ही नहीं पाते थे। एक तो बच्चे थे, उनकी ताकत नहीं थी, प्लस भैंसें होती हैं, अब नहीं चलना है तो नहीं चलेंगी। एट बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो जितनी भी कोशिश कर लेने के बाद जो हम कर पाते थे, यानी उससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा, एट बेस्ट दे वुड रोल ओवर ऑन देयर बैक्स जैसे उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, है ना, भैंस के ऊपर, जैसे मान लीजिए भैंस बैठे हुए हैं, तो पता चला कि भैंस आगे मुड़ने की बजाय बैठ गई और पीठ के बल थोड़ा सा लोट पोट शुरू कर दी, तो ये भी बेचारे नीचे गिरे धड़ाम से, और उसी पानी में इनके भी कपड़े ख़राब हो गए। तो रोल ओवर ऑन देयर बैक्स टेकिंग अस विद देम इनटू द सॉफ्ट मड, तो भाई जो वो सैंड होती है ना, सॉफ्ट होती है, तो हम भी उसी गीली मिट्टी में लिपट पड़ते थे और मिट्टी लग जाती थी हमारे ऊपर भी। इट डिड नॉट रियली मैटर हाउ मडी वी गॉट, डिड नॉट रियली मैटर मतलब होता है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, हाउ मडी वी गॉट, कितना हम लोग मटमैला हो जाते थे, कितनी मिट्टी हमारे पर लग जाती थी, बिकॉज क्योंकि वी हैड ओनली टू डाइव इनटू द पूल, हमें सिर्फ एक छलांग पूल में लगानी थी, है ना, वन डाइव इनटू द पूल टू वॉश ऑफ द मैस। मैस का मतलब होता है कि वो जो गंदगी जो उनके शरीर पे लग जाती थी, है ना, वो मिट्टी की वजह से भैंस जो रोल करती हुई उनको लेके गिर पड़ती थी। वैसे भी मैस के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ढंग से हो उसको बेतरतीब कर देना भी मैस, कोई मामला बिगाड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट मैस, कि अब उसको समेटने में
टाइम लगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मटमैले हम हो जाएं, बस एक छलांग लगाने की देरी थी। इफ़ इट वॉज पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ आवर हाउसेज अनडिटेक्टेड एट नाइट, अगर ये संभव होता, मतलब अगर ऐसा हो पाता, पॉसिबल होता कि हम लोग बाहर निकल पाते रात के समय अनडिटेक्टेड, यानी कि कोई जान ही ना पाता और हम रात को बाहर निकल आते। अनडिटेक्टेड मतलब अननोटिस्ड, किसी को पता ना चले, अनडिटेक्टेड। वी वुड कम टू द पूल, तो हम लोग पूल को रात को भी आते, एंड बेद, और फिर उस पर नहाते। अगर BATH के साथ ई लगा हुआ है तो वो एक वर्ब है और हम उसे बेद पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी तीनों फॉर्म हो जाती है, बेदेड, बेदेड और फिर बेदिंग भी। बाय मूनलिट, मूनलाइट, तो हम लोग चंद्रमा की रोशनी में रात को नहाते, इसी पूल पर आते, एंजॉय करते, अगर आ सकते तो ना, लोग देख लेते इसलिए हम नहीं आ पाते। मतलब कि यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा हो पाता, संभव हो पाता कि हम लोग रात को बिना किसी की नज़र बचाए अगर हम चले आ सकते थे तो हम लोग आते थे। अक्सर तो नहीं हो पाता था, पर कभी कभी हम लोग कामयाब हो जाते थे। उस समय क्या होता था, एन इम्पैसिव, देखिए इम्पैसिव का मीनिंग है कि आपको देख रहा है, उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं शो कर रहा, हो रहा है होने दो। तो भाई यहाँ पे आउल दिया गया है, तो आउल को क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे नहाने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अकेजनली का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, है ना। वॉच्ड अस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए बिग साल ट्री, साल ट्री जो है ना, साल पेड़ है साल का वृक्ष, और ऊपर बड़ा साल का वृक्ष लंबा होता है, वहाँ पेड़ पर जो उल्लू बैठा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो हमें निहारता रहता था। कभी कभी हम लोग को देखता था, समटाइम्स, कभी कभी। सोमी वुड सिंग इन डीप प्लीजेंट वॉइस, प्लीजेंट मतलब जो अच्छा लगे वो प्लीजेंट है, तो कभी कभी वो बहुत ही मीठी आवाज़ में गाना गाता था। एंड वी वुड फ्लॉट, देखिए वुड का बहुत प्रयोग है, फिर हम लोग ये करते थे, वुड सिंग गाता था, फिर हम लोग ये करते थे, यानी फ्लॉट। मैग्नोलिया ब्लोजम्स, ब्लोजम मतलब फ्लावर्स, मैग्नोलिया मतलब मैग्नोलिया के फ्लावर्स, ठीक है, ये फूल के मतलब नाम है। डाउन द मूनलिट स्ट्रीम, मूनलिट का मतलब होता है कि चंद्रमा की रोशनी में नहाई हुई जो नदी, यानी चंद्रमा चमक रहा है और मान लीजिए पूर्णमासी का दिन है और चंद्रमा की रोशनी नदी पर पड़ रही, तो मूनलिट स्ट्रीम, तो उसमें हम फूल तैराया करते थे, वो गाना गाता था, क्या बचपन के दिन थे, लाइक दिस। आई डोंट रिमेंबर हाउ वी फाइनली ब्रोकअप, देखिए ब्रेकअप से बना है ब्रोकअप, ब्रोकअप का मतलब ये होता है कब वो अलग हो गए पता नहीं चला, दे गॉट सेपरेटेड। मतलब कभी कभी होता है ना, धीरे धीरे समय बीतता गया, पता नहीं कब हम लोग धीरे धीरे अलग हो गए, लाइक दिस। इट वॉज हार्डली नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब भाई जो नज़र आए वो नोटिसेबल है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, तो ये मतलब पता ही नहीं चला, है ना। हार्डली नोटिसेबल मतलब ऐसा था ही नहीं कि हमें पता लगे कि हाँ इस दिन हम लोग अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे हो गया। इन स्पाइट ऑफ अ प्लेज, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के होते हुए भी, के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ अ प्लेज, अपनी प्रण के बावजूद भी, प्रतिज्ञा के बावजूद भी, प्रॉमिस के बावजूद भी। क्या प्रॉमिस था, टू रिटर्न टू द पूल, कि हम पूल पर रिटर्न करेंगे एज ग्रोन मैन, मतलब जब हम लोग बड़े हो जाएंगे। वी नेवर रियली बिलीव दैट वी वुड गो डिफरेंट वेज, वी नेवर रियली बिलीव का मतलब होता है हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। देखा, वही बात हुई जो मैं शुरू में कह रहा था कि बच्चे आपस में होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि आगे चल के लाइफ क्या होगी, वो इतना ड्रीम करते हैं, है ना। अब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की भी वो लोग नहीं सोच पाते हैं, तो उन्होंने वादा कर लिया जब हम लोग बड़े होंगे हम इस पूल पे मिलेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम लोग कितने अलग अलग रास्तों में चले जाएंगे। नोबडी नोज हाउ लाइफ विल बिहेव इन फ्यूचर। तब बच्चे थे, नहीं अंदाजा था दैट वुड बी लिविंग द पूल, और शायद पूल को हम छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। आफ्टर अबाउट अ ईयर, लगभग 1 साल बाद, सोमी पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन, इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये जब बात कर रहे हैं तो ये लोग 9th में है वास्तव में, क्योंकि 1 साल बाद लिखा गया है ना कि अबाउट अ ईयर आफ्टर सोमी पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन। सोमी ने अपनी जो है 10th क्लास की एग्जामिनेशन पास की एंड एंटर्ड अ मिलिट्री स्कूल, और मिलिट्री स्कूल में चला गया। देखिए एक दोस्त अलग हो गया। व्हेन आई सॉ हिम अबाउट 3 years ago, और 3 साल पहले जब मैंने उसे देखा था, ही हैड अ फियर्स, थोड़ा सा मतलब डरा देने वाला, फियर्स, बड़ी बड़ी मूछें, यहाँ लिखा गया ना, एंड वेरी मिलिट्री मुस्टेस, तो जो मिलिट्री मैन होते हैं ना बहुत ही टफ रफ नज़र आते हैं, तो एकदम मूछें एकदम लाइक दिस, तो वो सैनिक वाली मूछें नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर, बड़ी बड़ी मूछें, है ना, तो मुछाड़िया बन गया था एक प्रकार से। तो 3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। इसका मतलब ये है कि सोमी से मुलाकात अभी जब ये मतलब अभी जो बात कर रहा है तो उसके 3 साल पहले हुई थी।
व्हाट डज वी फाइनली ब्रोक अप सिग्निफाई हेयर, यहाँ पे जो ये जो यूज़ किया गया है क्लॉज वी फाइनली ब्रोक अप सिग्निफाई हेयर, इसका क्या मतलब है? वाई डू यू थिंक इट वाज नॉट नोटिसेबल, और क्यों नहीं पता चला उस समय? तो देखिए, मेरा तो मानना ये है कि वी फाइनली ब्रोकअप का मतलब होता है कि यहाँ पे ये मतलब ये है कि जो तीनों फ्रेंड्स थे, है ना, वो वास्तव में एक साथ नहीं है, अलग अलग हो गए, ठीक है, फाइनली ब्रोकअप, ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, दैट दे डिड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग, दे सेपरेटेड, अलग अलग जगह चले गए। वाई डू यू थिंक इट वॉज नॉट नोटिसेबल, इट वॉज नॉट नोटिसेबल मतलब दे वर चिल्ड्रन, दे डिड नॉट नो, इतने मैच्योर नहीं थे कि वो अब कभी जल्दी एक साथ नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जो चीज़ नॉर्मली होती चली जाती है, नेचुरली होती चली जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता। जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी ने आपको जब आप 5 साल के थे तो देखा, ठीक है, उसके बाद जब आप 15 साल के हो गए तब वो आदमी तब उस आदमी ने देखा, ठीक है, बीच में वो कहीं चला गया, तो उसको बहुत ही डिफरेंस नोटिसेबल लगेगा। लेकिन जिन पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हैं तो उनके लिए 5, 6, 7, 8 और 15 साल के हो गए तो उन्हें वो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, मतलब आप उस आदमी को नज़र आएगा। तो जो हमारे साथ रहते हैं ना, तो वो नोटिसेबल नहीं हो पाता उतना, और हो जाता है कभी कभी। हम कहते हैं यार पता नहीं, यार पता नहीं चला, पता नहीं कैसे हो गया, लाइक दिस, कब हम बड़े हो गए, कब इस क्लास में पहुंच गए, यार कभी हम लोग या ऐसे थे। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रेंड कहीं गया भी तो ये नहीं लगता था कि वो अब दोबारा नहीं आएगा और शायद फिर धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे करके सब अलग होते चले गए। शॉर्टली आफ्टर सोमी लेफ्ट स्कूल, उसके बाद सोमी ने स्कूल को छोड़ दिया। अनिल एंड हिज फैमिली वेंट अवे टू दिल्ली, अनिल और उसका परिवार दिल्ली चला गया। एंड आई डिड नॉट सी देम अगेन, और फिर मैंने दोबारा उन लोगों को नहीं देखा। किसको? अनिल को, ये अनिल को। लेकिन यहाँ पे देम लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये सोमी के लिए भी आ रहा है और अनिल के लिए भी आ रहा है। तो 3 साल पहले मुलाकात हुई थी सोमी से, और 3 साल यानी पिछले 3 सालों में उसकी किसी से फिर मुलाकात नहीं हुई। आई कुड नॉट इमेजिन अनिल इन एनी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन। देख, कन्वेंशनल मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब जो हम नॉर्मली बचपन से चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं वो कन्वेंशनल है, न्यू नहीं है। जो न्यू नहीं है वो कन्वेंशनल है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो आज के जब मैं ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड इंटरनेट नहीं था, है ना, लैपटॉप्स नहीं थे, इतने सारे चैनल्स टीवी पे नहीं थे, वीडियो गेम्स तब नहीं थे, इतने बड़े बड़े मोबाइल नहीं थे, नॉर्मली हम लोग फील्ड में रियल गेम्स खेला करते थे, सोशल नेटवर्क्स नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं था, हम लोग कार्ड बना के भेजा करते थे। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं है। अब जो लोग आप देख रहे हो तो आपके लिए चीज़ें कन्वेंशनल होती चली जा रही हैं, हम लोगों के लिए कन्वेंशनल नहीं थी ये चीज़ें, वो थी, ये चीज़ें न्यू थी। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि काम धंधा, कोई भी आप काम करते हो जिससे आपकी 4 पैसे की इनकम होती है, तो यहाँ पर उस ऑक्यूपेशन से मतलब है। तो आई कुड नॉट इमेजिन, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि अनिल किसी कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन में जाएगा, मतलब बड़ा होके वो किसी ऐसे काम धंधे में लगेगा जो नॉर्मली परंपरागत तरीके से युगों युगों से चले आ रहे हों या सैकड़ों सालों से चले आ रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल खेती, सेना में भर्ती होना, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई दुकान खोल लेना, टीचर बन जाना, ड्राइवर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्योंकि अनिल मूडी किस्म का था तो मैं तो ये अंदाज़ा लगा सकता था कि अनिल किसी परंपरागत और ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ऑक्यूपेशन में तो नहीं जाएगा, कुछ नया ही करेगा। ही वॉज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये हो गया जिसके बारे में हम ये ना बता सके कि ये करेगा, मतलब जिसका भविष्य हम ना बता सके, वो है अनप्रिडिक्टेबल। होते हैं कुछ लोग, है ना, भैया वो मनमौजी किस्म का आदमी है, उसका कुछ पता नहीं वो कब क्या करे, हम नहीं बता सकते वो कहाँ गया हुआ है, अनप्रिडिक्टेबल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई देखिए उसका नेचर ऐसा है ना, हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो जो कभी भी कुछ भी कर जाए, अनप्रिडिक्टेबल। एंड येट, और फिर भी समटाइम्स आई वंडर्ड, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं सोचता था, वंडर्ड मतलब आई थॉट, दोज हु आर रेदर वाइल्ड, जो थोड़ा सा रेदर मतलब बल्कि जो लोग वाइल्ड होते हैं, मतलब कभी कभी अपने दिमाग, मतलब जिनका दिमाग कहीं पे भी पहुंच जाए, कुछ भी सोच ले, है ना, इस थॉट के व्यक्ति को भी वाइल्ड कहा जाता है। व्हेन दे आर यंग, जब वे लोग छोटे थे उम्र में, ऑफन ग्रो अप टू बी सोबर एडल्ट्स। देखिए सोबर मतलब होता है कि थोड़ा सा समझदार और शालीन किस्म का व्यक्ति, पोलाइट किस्म का व्यक्ति, जो भी करे वो अपने होशो हवास में करे, एकदम वाइल्ड होके ना करे,
तो सॉबर, एडल्ट्स का मतलब हो गए बड़े। दरअसल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अक्सर जो लोग वाइल्ड होते हैं बचपन में, मतलब जब वो छोटे होते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो सॉबर हो जाते हैं, उनका नेचर अपोजिट हो जाता है। अरे अक्सर ऐसा होता भी, हम लोग कहते हैं कि जैसे टीचर्स हैं हम लोग, तो जब बच्चा 11th या 12th में 10th में पहुँचता है तो हम लोग कहते हैं यार ये सेकंड थर्ड में पढ़ता था ना, 4th में बहुत शैतानी करता था, अब तो एकदम शांत बैठा रहता है, बहुत सुधर गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं, इस तरह से। और ये सब चीज़ें अगर कोई हमारे साथ बराबर रह रहा है तो नोटिशेबल भी नहीं होता, जो यहाँ पे चीज़ लिखी गई है। वाइल द क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत रहने वाला, रिजर्व का मतलब जो जल्दी किसी से ओपनली बात ना करे, घुल मिल ना पाए, अपने आप में ही रहे, है ना। कुछ लोग होते हैं कि किसी भी अनजान से मिल जाए तो बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जल्दी किसी से, मतलब दे आर नॉट एबल टू मिक्स अप क्विकली, तो वो थोड़ा सा अपने में ही चुप टाइप रहते हैं, जल्दी बात नहीं करते। वंस टर्न आउट टू बी रिबेल्स, और जो लोग अक्सर शांत रहने वाले, रिजर्व रहने वाले, अपने आप में गुमसुम रहने वाले लोग जो होते हैं वो तो रिबेल हो जाते हैं, एकदम अपोजिट नेचर। जब वो बड़े होते हैं तो विद्रोही हो जाते हैं, अनओबिडेंट हो जाते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को मानना नहीं चाहते हैं, लाइक दिस। तो ये एक फ़िलॉसफी है जो यहाँ पे राइटर इस चीज़ को बता रहा है कि मैं कभी कभी सोचता था कि इस तरह से नेचर चेंज हो जाता है। अब अगर वो लोग मिलते तो शायद वो पता भी लगा पाता कि भाई जो अनिल है, जो थोड़ा सा वाइल्ड किस्म का था, तो क्या वो सॉबर हो गया कि नहीं हो गया। एंड वॉट ऑफ द पूल, और उस पूल का क्या हुआ, दोस्त तो अलग हो गए। एंड आवर प्लेज, और हमारी प्लेज का क्या हुआ कि 10 साल बाद हमने लौटने का वादा किया था। तो अब हमें याद दिला रहा है कि ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। इन अप्रैल, अप्रैल को आई हैपेंड बाई चांस, मतलब अचानक वैसे ही कोई सोची समझी बात ना हो तो हैपेंड बाई चांस कहा जाता है। टू बी इन द सेम पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे सेम पार्ट ऑफ द कंट्री का मतलब ये मान के चलते हैं कि जहाँ पे पूल हुआ करता था, है ना, जहाँ पे लोग एंजॉय करते थे, तो उस इलाके में या उसी क्षेत्र में बाई चांस वो अप्रैल में था, और वही अप्रैल जब मिलने की बात। एंड आई डिसाइडेड दैट आई एटलीस्ट वुड कीप माई पार्ट ऑफ द प्लेज। अब मैंने सोचा, अब देखिए, अब 10 साल बाद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार हम लोगों ने बचपन में प्लेज कर ली थी, कोई आएगा थोड़ी। लेकिन अब इसके मन में था कि यार अब यहीं तो हमने 10 साल पूरे भी हो रहे हैं और मैं इस इलाके में हूँ भी, तो क्यों ना चल के एक बार अपनी प्लेज को पूरा कर लिया जाए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वुड कीप माई, मैं अपनी प्लेज, यहाँ पे वुड जो है फ्यूचर टेंस के लिए है, मैं अपने किए हुए वादे को तो निभाऊंगा। कीप प्लेज का मतलब होता है वादा निभाना, ठीक है। कीप प्लेज मतलब अपनी प्रतिज्ञा को निभाना। बट आई कुड नॉट फाइंड द पूल, लेकिन मुझे पूल नज़र नहीं आया। अब वो गया वहाँ पे जहाँ पे पूल होता था, वहाँ पे गया। आई फाउंड द रैबिन, बल्कि मुझे रैबिन तो मिला, वो जो बीहड़ का इलाका मिला, घाटियाँ मिली, लेकिन नदी नहीं थी। एंड द बेड ऑफ सिंगल, और बेड ऑफ सिंगल भी मिला। इसका मतलब जो नदी बहती थी उसने अपना या तो रास्ता बदल लिया, तो कंकड़ पड़े रह गए, पानी कहीं और चला गया। होता है ऐसे, नदियाँ जो है ना अपना अक्सर जो है वो अपना रास्ता बनाती हुई अक्सर जो है थोड़ा सा शिफ्ट करती रहती हैं। तो बट देयर वाज नो वाटर, और ना रैविन मिला, सिंगल यानी वो मिले, पत्थर वगैरह मिले, बट पानी नहीं था। द स्ट्रीम हैड चेंज्ड इट्स कोर्स, स्ट्रीम ने अपना रास्ता बदल लिया था, जैसा कि हम लोगों ने बदल लिया था। ज़रा देखिए यहाँ पे, नदी जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक है ना, ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है। तो समय के साथ साथ यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट है, वो है टाइम। इसको आप ध्यान में रखिए। टाइम के साथ साथ नदी ने अपना रास्ता बदला, और हम तीनों मित्र भी अलग अलग दिशाओं में चले गए। हमने भी अपने अपनी लाइफ को बदल लिया, हमने अपने लाइफ के अलग अलग रास्ते अपना लिए, जबकि पहले हम एक साथ रहा करते थे। वाई डू यू थिंक द राइटर कंपेयर द स्ट्रीम विद हिज फ्रेंड्स? बिल्कुल, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। द स्ट्रीम हैड चेंज इट्स कोर्स जस्ट एज वी हैड चेंज आउट। तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया कि जिस प्रकार से स्ट्रीम ने अपना रास्ता बदल लिया था, अब वो वहाँ नहीं थी, उसी प्रकार से इन फ्रेंड्स ने भी अपनी लाइफ चेंज कर ली थी। और जिस प्रकार से यहाँ पर शिंगल था, रैबिन थी, पर वाटर नहीं था, उसी प्रकार से वो क्षेत्र है, वो इलाका है, और वो फ्रेंड्स वहाँ नहीं है। आई वेटेड इन द रैबिन फॉर 2 और 3 आवर्स, मैं लगभग वहाँ पर 2 से 3 घंटा रहा, बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया, ठीक है। आई सपोज इट वॉज फुलिश ऑफ मी, मुझे लग रहा था कि बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं कि टू एक्सपेक्ट एनीवन, कि किसी को मैं आशा भी करूँ कि वो आएगा। वैसे भी अगर आप ही होते तो सोचते यार मैं खड़ा तो हूँ पागलों की तरह से, कोई आए होएगा नहीं, क्या बचपन की यार हमने कोई बचपन में कोई इस तरह के प्रॉमिस करता है। वो एक एडवेंचर था, अच्छा लगा, मज़ा आया, कर लिया हमने। सोमी मस्ट हैव बीन विद हिज यूनिट। अब वो देखिए, अब सोच रहा है
कि अगर मैं किसी के आने की उम्मीद भी करूं तो मैं बहुत बेवकूफ़ होऊंगा, ये कहना है कि इट वुड बी फूलिश ऑफ मी। यहाँ से थोड़ा सा सेंटेंस बनाना भी सीखे, इट वुड बी फूलिश ऑफ मी, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। सोमी मस्ट हैव बीन विद हिज यूनिट, सोमी चूँकि आर्मी में चला जा चुका है तो अपनी यूनिट के पास होगा, आर्मी में यूनिट्स होती है। अनिल ऑक्यूपाइड विद द बिजनेस ऑफ लिविंग, अनिल ने क्या है कि बिजनेस ऑफ लिविंग से यहाँ मतलब है, मैं इसको पिंग कर देता हूँ, है ना। तो बिजनेस ऑफ लिविंग पिंग करने का मतलब ये हो गया, पर इसको हटाओ और उसके बाद आप इसको ऐसे करो पिंग। तो बिजनेस ऑफ लिविंग का मतलब ये हो गया कि भाई उसने शादी उदी कर ली होगी, और दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ऑफ लिविंग, यानी ही वुड हैव मैरिड एंड वो अपनी फैमिली के साथ होगा। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब शायद, दे बोथ मतलब जिसकी संभावना होगी शायद ऐसा होगा, दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबल। प्रोबेबली दे बोथ हैड फैमिली, शायद दोनों की फैमिलीज होंगी, मतलब सोमी ने भी कर ली होगी शादी, कहाँ गया सोमी, सोमी यस, ठीक है ना। इसको पिंग कर देते हैं, इसको हटाते हैं, पिंग करते हैं, ये है ना, शादी कर ली होगी और इन दोनों ने। आई वॉज द ओनली वन हु हैड नॉट रियली ग्रोन अप। अब ये अपना मजाक उड़ा रहा है कि शायद मैं ही अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैंने शादी कर लूँ, मतलब मैं ही शायद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो बड़ा नहीं होने का मतलब ये है कि इसने भी शादी नहीं की थी। ये यहाँ पे ग्रोन अप का मतलब इट फन है, यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे ही व्यंग कर रहा है कि मैंने अभी तक नहीं की, शायद मैं अभी बड़ा ही नहीं हुआ क्या। आई टर्न्ड अवे डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत निराश। जब आपके उम्मीद के हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती, बहुत उम्मीद हो, तब आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो। एंड विद ए डल एक, डल मतलब हल्का हल्का दर्द इन माई हार्ट, है ना। अब दर्द देखिए, अब वो विचारों में खो रहा है, उसके मन में एक क्लेश, एक तकलीफ सी उठी। मेरे दोस्त, काश मुलाकात हो जाती, फ्रेंड्स, दोस्त। एंड डे ड्रीम्स, और डे ड्रीमिंग, दरअसल जो हम सोते हैं तो सपने आते हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब हम जगते रहते हैं तो हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं, यहाँ होंगे वहाँ होंगे, काश ये होता, काश वो होता। तो सपनों में आप इमेजिनेशन में ही अपनी बहुत मौज मस्ती करते हो, इमेजिनेशन में वो सारी चीज़ें हम पाने की कोशिश करते हैं जो हम रियल में नहीं पाते, है ना। अब आपको बहुत चीज़, जैसे गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो सोच रहे हो मैं होटल में बैठा हुआ हूँ, खूब सारे गुलाब जामुन आए हैं, मुझे फ्री में मिल रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। तो ये डे ड्रीमिंग, जिसे हम इंग्लिश में दिवा स्वप्न कहते हैं। और डे ड्रीमिंग सभी करते हैं, हम लोग भी लेटे हुए हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो डे ड्रीमिंग भी होगा। अब वो सच हो ना हो, इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है। तो अब एक हल्की सी टीस मेरे दिल में उठी, दोस्त, यानी जो दोस्त लोग होते हैं, और डे ड्रीम, और जो हम सपने देखते हैं दिन में, एंड इवन फॉरेस्ट पूल्स, और शायद ये जो जंगल में ये जो इस तरह के तालाब पाए जाते हैं, पूल पाए जाते हैं, मस्ट सकम। देखिए सकम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वो बीमार हुआ और फिर बीमारी से लड़ नहीं पाया और मर गया। क्या मतलब, बीमारी का शिकार हो गया, बीमारी से जीत नहीं पाया, बीमारी उसके ऊपर हावी हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे जो मीनिंग लिखा गया है सरेंडर, सरेंडर मतलब होता है कि जब आपका बस नहीं चलता है तो आप गिव अप कर देते हो, हार मान लेते हो, भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप फिर अपने को उसके हवाले कर देते हो। तो ये ऐसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपके ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, अब आप जूझने की कोशिश कर रहे हो, फिर थक हार के आप एकदम पस्त हो गए और जंगली जानवर को जो करना था कर लिया, लेकिन मैं ये मानूंगा कि आपने जंगली जानवर को मार के भगा दिया और जंगली जानवर पस्त हो गया, है ना। क्यों हम एंड खराब करें। फॉरेस्ट फूल्स मस्ट सकम, लेकिन उसने कहा कि चाहे दोस्त हो, अब ये चीज़ समझने लायक है, चाहे दोस्त हो, चाहे जो हमारे दिन में देखे जाने वाले सपने हो, चाहे फॉरेस्ट का पूल हो, वास्तव में सब हार मान लेते हैं। हार मानने का मतलब ये है कि वो किससे हार मानते हैं। जी हाँ, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग ना। टू द इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब ये है कि जिसे बदला ना जा सके। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। जर्नी का मतलब यात्रा, और जर्नी ऑफ टाइम समय की यात्रा। समय की यात्रा का मतलब ये है कि हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम समय हमारे साथ साथ, समय के साथ साथ हम चलते हैं, समय बीतता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड जर्नी ऑफ टाइम। और इसी जर्नी ऑफ टाइम में कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई चोर बनता है, कोई उचक्का बनता है, कोई कुछ करता है, किसी की लाइफ कुछ होती है, कोई सेना में जाता है ना। तो समय सबके लिए एक जैसा है। मंडे है तो सबके लिए मंडे है, ट्यूसडे तो सबके लिए ट्यूसडे है, लेकिन सबकी ज़िंदगी अलग अलग बीतती है। तो यहाँ पे एक फ़िलॉसफी है, वो सोच रहा है, कुछ समझ में आ रहा है उसको, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, जीवन का सच समझ में आ रहा है कि चाहे दोस्त हो, चाहे डे ड्रीमिंग हो, आखिर जो हम दिन में सपने देखते हैं वो कहाँ सच होते हैं, है ना। इसी प्रकार से फ्रेंड्स भी हमेशा कहाँ रहते हैं, है ना। और फॉरेस्ट पूल तो यहाँ ऐसे ही शामिल कर लिया गया कि जंगल में, यहाँ तक कि प्राकृतिक रूप से जो आदमी ने नहीं बनाया है,
वो जंगल में तालाब भी अपनी जगह कहाँ रहते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि सबको ये जो समय है ना, धोखेबाज समय के, जिसको बदला नहीं जा सकता। समय को आप कैसे बदल सकते हो? बल्कि कहा जाता है कि वक्त बलवान होता है, टाइम इज़ स्ट्रॉन्गर देन मैन। और हर आदमी को समय के हाथों पस्त होना ही पड़ता है। एक मैंने लाइनें पढ़ी थी, थोड़ा सा ठीक से नहीं है, मैं उसी में अपना से थोड़ा सा मिला बता रहा हूँ कि ज़माने ने देखे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मतलब इसी ज़माने में एक से एक सूरबा आए, लेकिन इसी ज़मीन में दफन हो गए। समय ने उनको भी देखा, है ना। अपने आप को घमंड करने वाले एक से एक राजा आए, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन सब एक दिन ख़त्म हो गए। आज ना उनका साम्राज्य है, ना उनका वो बनाए हुए बड़े बड़े महल हैं, सब खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता है वो कि समय के हाथों समय को बदला नहीं जा सकता, समय अपनी रफ्तार से चलता है, क्योंकि समय के हिसाब से हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे यहाँ पे वो आया और उसके दोस्त उसको नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो कारण यही टाइम है। एक टाइम था जब वो साथ थे, अब ये टाइम है जब वो साथ नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए टाइम को डिसीटफुल कहा गया कि समय जो है उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता, है ना। समय कभी हमारे लिए सही होगा, कभी समय हमें रुलाने वाला होगा, हमको दुख देने वाला होगा। दैट इज़ कॉल्ड डिसीटफुल टाइम से कहा गया है। तो समय के हाथों सबको एक दिन हार माननी पड़ती है। और चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमें डे ड्रीमिंग हो, चाहे वो फॉरेस्ट पूल हो, समय इनएक्सोरेबल है, चेंजेबल नहीं है, बल्कि हमें ही समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। समय ही हमें बदल देता है। ये देखिए यहाँ पे, है ना। और बट आई हैड नॉट गॉन फार व्हेन आई हर्ड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन आई हर्ड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, जब दरअसल जब पानी में आप फच 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 पानी ऐसे करते हो तो स्प्लैशिंग वाटर एंड द शाउटिंग ऑफ बॉयज़। ओ मतलब चक्र घूम रहा है। अब टाइम मतलब कभी ये तीनों दोस्त थे, पूल में खेला करते थे, है ना। अब ये बड़े हो गए, लेकिन अभी भी कोई पूल है और वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये पूरा सर्किल घूम रहा है। द सेम वे ये किसी व्यक्ति की डेथ होती है एज होने के बाद, और उसी तरह से नए नए कितने बर्थ होते हैं, तो बर्थ और डेथ का ये सर्किल चलता रहता है। आज हम मैन हो गए हैं, मतलब मान लीजिए जो है रष्टी है ना, लेकिन कभी ये एक चाइल्ड रहा होगा, बच्चा रहा होगा, और अब उन्हीं चाइल्ड की जगह नए चाइल्ड आ चुके हैं। इनकी जगह इन लोगों ने ले लिए। दुनिया चलती रहती है, रुकती नहीं है, हम रहे न रहे। तो उसने देखा कि पानी की भी आवाज़ें आ रही हैं, छपकोइया खेलने की, और कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही, एंड पुशिंग माई वे थ्रू ए थिकेट। तो मैं फिर अपने थिकेट का मतलब यहीं पे मतलब कुछ घनी झाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से अपना रास्ता निकालते हो। इसका मतलब ये भी पूल सीक्रेट पूल रहा होगा, है ना, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। आई फाउंड अनदर स्ट्रीम, मुझे एक और धारा मिली, एंड अनदर पूल, एक और पूल मिला। लेकिन ज़रा सोचिए, जब वो बचपन में था, जब वो पूल मिला था तो कितना खुश था, जाके उसने अपने दोस्तों को बताया था। क्या वही विगर, वही जोश, वही शेयर करने की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, क्या अब उसके मन में होगी? नहीं। दैट इज़ वाई व्हेन वी आर ग्रोन अप, तो हम अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को याद करते हैं और हंसते हैं। एंड हाफ अ डजन बॉयज स्प्लैशिंग। लेकिन यहाँ पर अब की बार लगभग 5-6 बच्चे हैं जो पानी में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद द वाटर। दे डिड नॉट सी मी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। आई केप्ट इन द शेडो, और अच्छा भी है ना, उनकी जो डिस्टर्ब हो जाते हैं वो सोचे कि कोई नहीं है यहाँ पे, अपना खेल रहे हैं। देख, आई केप्ट इन द शेडो, मैं थोड़ा सा पेड़ की छाया में ही छिपा रहा। एंड वॉच्ड देम प्ले, और उनको मैं खेलता हुआ देखते रहा। बट आई डिड नॉट रियली सी देम, लेकिन वास्तव में मैंने उन्हें देखा नहीं। मतलब आई वॉज सीइंग सोमी एंड अनिल। बल्कि मुझे उनमें सोमी और अनिल नज़र आ रहे थे। सोमी और अनिल का मतलब यहाँ पे वही डे ड्रीमिंग, यानी वो बचपन में खो गया उनको देखने के बाद कि कभी पूल पर, इस पूल पर नहीं पर इसी तरह के पूल पर मैं भी खेला करता था। पूल नया है, बच्चे नए हैं, है ना। समय बदल गया, समय बड़ा धोखेबाज है ना। हमारे साथ न्याय नहीं करता है, दोस्त अलग हो गए, मेरा पूल नहीं है, मेरा बचपना चला गया, दिल में दुख है, एट्सेट्रा। एंड द कम्फर्ट लविंग बफेलोज़, और वो जो बफेलोज़ पर लोग सवारी वगैरह करते थे, है ना, बड़ा आनंद लेते थे। कम्फर्ट लविंग बफेलोज़, कम्फर्ट लविंग बफेलोज़ मतलब यहाँ पे है कि बफेलोज़ वहाँ पे पानी पीने आती थी, मौज मस्ती करती थी, लोटती पोटती थी। तो बफेलोज़ को कम्फर्ट लविंग यहाँ पे बताया गया, जो आराम करने के लिए वहाँ पे आती थी।
एंड आई स्टूड देयर फॉर नियरली, और 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा। अ डिसएम्बॉडीड स्पिरिट, जो आपके शरीर से निकल के आत्मा बाहर चली जाए उसे कहते हैं डिसएम्बॉडीड स्पिरिट। ऐसा लगा जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरी आत्मा जाके उन बच्चों में समाई हुई है। रोम्पिंग, रोम्पिंग का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे उछल कूद करते हुए यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, जिसका रोम्पिंग। अगेन इन द सैलोज ऑफ और सीक्रेट पूल, सैलोज का मतलब होता है जो ज़्यादा गहरा ना हो, और सीक्रेट पूल, तो मैं अपनी यादों में खो गया जब हम किसी अपने पूल में और इस तरह से खेला करते थे, कूदा करते थे, एंजॉय करते थे। फ्रेंड्स नहीं है, पर उनको देखने के बाद उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, है ना। ऐसा होता है, मतलब बच्चों को देखते हैं तो हम सोचते हैं यार कभी हम भी इस तरह के बच्चे थे, लेकिन हाय रे वक्त बूढ़ा बना दिया उसने। एनीवे, इस स्टोरी मैंने जल्दी जल्दी में ख़त्म की क्योंकि एक ही पार्ट मुझे ख़त्म करना था। और मैंने इसे इस तरह से नहीं बताया कि एक एक का शब्द का अर्थ, कि आई टर्न, मैं मुड़ा, डिसअपॉइंटेड, फिर मेरे निराश हुआ, एंड विद डल एक, और दिल में दर्द लिए, इन माई हार्ट, मेरे दिल में। तो इस तरह से मैंने नहीं बताया इसे, है ना, क्योंकि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टोरी है इस स्टोरी में आपको मज़ा भी आया होगा, प्लस इस स्टोरी में कुछ सीरियस बातें भी हैं जो आपके दिल को छू गई होंगी। अभी आप शायद उतने मैच्योर नहीं है, फील ना कर पाए, लेकिन जब बड़े होंगे तो आप कहेंगे यार एक स्टोरी हमने पढ़ी थी, हो सकता है आपके साथ इस तरह घटनाएं घटें, है ना। फ्रेंड्स हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और हमें वो सबसे अच्छे लगते हैं, और एक सच्चा मित्र तो कहा जाता है किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आपको कोई फास्ट फ्रेंड मिला है जिस पर आप ट्रस्ट कर सको तो यू आर वेरी वेरी लकी। तो ओके, एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, योर जीसस इज गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन स्टडी वेल, लर्न वेल।